नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार एनडीए की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली में प्रधानमंत्री के दरबार पहुंच गई है और यह जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने के पीछे क्या वजह हैं वो भी समझना है और यह भी समझना है कि जब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अध्यक्ष प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं तो क्या तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री को ही बताने से बात बनेगी? और दूसरी बात ये भी कि क्या वो इस बात पर करीब करीब मन बना चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनके लिए जाना मुश्किल है और इसी कारण से उन्होंने देखा कि दल और दल के बीच की जो बातचीत है उसमें उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो सीधे प्रधानमंत्री के दरबार में पहुंच गए, जिनके प्रति उनका बहुत आग्रह है, उनके बयानों में साफ जाहिर होता रहता है। ये सुकेश, अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अध्यक्ष ने मुलाकात की, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता वो खुद हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता से, अध्यक्ष से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद ही नीतीश जी से मुलाकात हुई, नड्डा जी की, और उस मुलाकात के बाद अब ये खबर हमारे सामने आती है कि एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए संजीव कि बीजेपी और जेडीयू की एक स्ट्रक्चर्ड बैठक हुई, जिसको स्ट्रक्चर्ड बैठक कहते हैं। जाहिर तौर पे दो अध्यक्ष मिले, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वहां के प्रभारी भी थे, सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम है वो थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो सीटों पे चर्चा हुई होगी, एलिमेंट्री चर्चा जो होती है वो हुई होगी, समझने के लिए हुई होगी। इतने लोगों में सीटों की चर्चा नहीं होती, दो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बैठकर सीटों की चर्चा नहीं करते, लेकिन एक ग्राउंड बनाने की कोशिश हुई होगी, एक भूमिका तैयार हुई होगी, एक पृष्ठभूमि तैयार हुई होगी। और वो इस बैकग्राउंड में था कि चिराग पासवान का लगातार बयान आ रहा था, ट्वीट्स आ रहे थे, स्टेटमेंट्स थे उनके, जो नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे थे। इस बीच में दोनों दल की बैठक होती है और उसके बाद बयान आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आता है, प्रदेश अध्यक्ष का भी आता है, सुशील मोदी का भी आता है कि हम तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो ऐसा कहीं ना कहीं एक फीलिंग होगी कि जो फ्लैग करना चाह रहे हैं चिराग पासवान या एलजेपी, उसको सीरियसली बीजेपी नहीं ले रही क्या? नरेंद्र मोदी के दरबार में हाजिरी इस बात की गवाही भी देती है कि वो शायद बीजेपी की टॉप लीडरशिप तक को ये बता देना चाहते हैं कि हमारी फीलिंग क्या है, ताकि कल को ये कोई ना कह सके। ये एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है कि आपने हमें बताया नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं, मैं सीधा इन्वॉल्व नहीं था। प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री इस स्ट्रक्चर्ड बैठक में थे नहीं, बातचीत में है नहीं, वो सीटों का बंटवारा करने के लेवल से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, उनको देश चलाना है। तो वो ये कह सकते हैं कि मुझे इन बातों की जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जो चिट्ठी लिखी है चिराग पासवान ने, उसमें उन बातों का जिक्र होगा जो वो बिहार के लिए चाहते हैं, जो उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है। एक अपना उनका विजन भी होगा उस चिट्ठी में। चूंकि वो चिट्ठी पब्लिक नहीं की गई है, सिर्फ इतनी जानकारी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, तो वो चिट्ठी इस बात की तरफ इशारा कर रही होगी कि चिराग पासवान का एलजेपी का विजन बिहार के बारे में क्या है, नीतीश कुमार कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं या उनसे गड़बड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से जब चिराग पासवान ने ही इसको सार्वजनिक नहीं किया है, तो प्रधानमंत्री के यहाँ से इस बात की उम्मीद नहीं है कि पता लगेगा कि हमें पता लगेगा कि क्या हुआ। अंदर खाने अगर कोई बातचीत होती है प्रधानमंत्री से, मुझे मालूम नहीं, प्रधानमंत्री उसको मुझे लगता है कि एक्नॉलेज करेंगे और सही जगह पे भेज देंगे। ये वो कर सकते हैं, पोस्टमैन की भूमिका में प्रधानमंत्री यहाँ हो सकते हैं कि वो राष्ट्रीय अपने अध्यक्ष को दे दें कि इसकी चिंता आप करिए। इस पूरे समीकरण में इतना जरूर दिखता है कि बीजेपी ने जेडीयू को अपना एक प्रामाणिक अलाई मान लिया, जिसके साथ उन्होंने बैठक कर ली। एलजेपी को यह समझ में आ रहा है कि आज तक वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे
उसका कोई कुछ डिविडेंड उन्हें भी मिलना चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए। वो ट्रस्टेड हैं। आज तक उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कहा, सरकार के खिलाफ नहीं कहा, बीजेपी के खिलाफ नहीं कहा, और जो वो कह रहे हैं उसको वो गाब देना चाहते हैं कि मैं सत्ता में रहते हुए उस गठबंधन का हिस्सा होते हुए फ्लैग करने की कोशिश कर रहा हूं, वो बेहतरी के लिए है, इसको आलोचना के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए। ये एक गाब है। जेडीयू उसको उस लाइट में नहीं देखती है। अब बीजेपी को यह तय करना पड़ेगा, अब जबकि प्रधानमंत्री को भी वो कह चुके हैं और प्रधानमंत्री जाहिर तौर पे इसे अवगत करा देंगे कि आप इन चीज़ों को देखें, तो बीजेपी को यह तय करना पड़ेगा कि वो इस पूरे प्रकरण को किस लाइट में लेना चाहते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डील करते हैं सिचुएशन को। जो बात सामने है कि एनडीए में अगर कोई फाइनल अथॉरिटी है किसी फैसले को लेकर, तो आज के तारीख में जो स्थिति है उसमें प्राइम मिनिस्टर और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का जो कद है आज की तारीख में वो यूपीए वाला हिसाब किताब यहाँ नहीं है, यहाँ ये एनडीए है, और यहाँ पार्टी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री का जो पद है वो डिसाइडेडली प्रैक्टिकल टर्म्स में सबों को पता है बहुत प्रभावी है। अब ऐसे में चिराग पासवान पहले चिट्ठियां या संवाद का जो आदान प्रदान है वो राज्य के प्रभारी महासचिव उनके साथ करते हैं। उसके बाद बात थोड़ी ऊपर जाती है तो फिर अध्यक्ष को चिट्ठियां लिखते हैं वो, फिर अध्यक्ष के बाद अब वो संवाद सीधा प्रधानमंत्री से स्थापित कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्या कि उन्हें एक एहसास हो चला है कि शायद मेरी सुनवाई जो है उस तरह से दो मतलब समझ में आते हैं आपका सवाल तरीके से नहीं हो पाएगी। आपका तो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है उनको भी वस्तुस्थिति की जानकारी होनी चाहिए। इसी सवाल का जवाब मैं दे रहा था, उसको थोड़ा और विस्तार में अगर बता सकूं। दो मतलब होते हैं सीधा सीधा इसके। एक जिसकी चर्चा हमने डिटेल में की कि या तो उन्हें प्रभारी से, अध्यक्ष से जो पेशेंट हियरिंग की उम्मीद थी या जिस तरीके से वो चाहते थे चीजें हों, वहां शायद वो सुनवाई नहीं हुई। दूसरा, वो प्रधानमंत्री के सामने इस पूरे मामले को एस्केलेट करना चाहते हैं। आपने कहा उन्होंने पहले भूपेंद्र यादव को लिखा जो प्रभारी हैं, फिर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा। तो उस प्रोग्रेशन में जाएं तो अब उन्होंने टॉप लीडरशिप को लिख दिया। अब जबकि समय बहुत कम है, ऐसे में उनके सामने दो रास्ते हो सकते हैं कि टॉप लीडरशिप को लिखकर इस बात की जानकारी दीजिए, अपनी नाराजगी जाहिर करिए और यह बताइए कि आप इंटरवीन करिए। सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे और क्या प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन से ये ठीक हो जाएगा? नहीं, ठीक होने का क्या मतलब है? नहीं, ठीक होने का मतलब यह है कि जो रिस्पेक्टेबल तरीके से एलजेपी अलायंस में रहे उनकी बातें सुनी जाए, उन्होंने जो फ्लैग किया है उसको मान लिया जाए। ये तो बातें वो कह ही नहीं रहे हैं। वो तो हमेशा नीतीश कुमार एज ए फेस ऑफ द कोएलिशन बिना इस बात को इन सो मेनी वर्ड्स कहे, यही बात वो उठा देते हैं। नहीं, उसके बाद जो उनके पहले इंटरव्यू करने का मेरा मौका लगा उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, मुझे इस बात से पहले उन्हें इस बात से दिक्कत थी ना। मुझे इस बात से दिक्कत जरूर है कि अगर प्रदर्शन नहीं हुआ है और वही व्यक्ति थे तो क्या कहना है लोगों के बीच जाकर हमें? नहीं, फिर तो एक तरीके से ये कहना हुआ ना कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानते। तो आप ये तय करिए, ये भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है। तो इसका मतलब ये एस्केलेट करने का मतलब होगा कि अगर आप प्रधानमंत्री के सामने ये मांग लेकर जाएंगे तो जो प्रधानमंत्री पिछले 2-3 मीटिंग्स में मुख्यमंत्री के काम की भूरी भूरी प्रशंसा कर चुका हो, बिल्कुल जो नड्डा बिहार में घूमकर बैठक करने के बाद बिहार में घूमकर अपने अलाई नीतीश कुमार को एक बेहतरीन सीएम बता चुके हों, जो ये कह चुके हों कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अब बीजेपी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। अब ये एलजेपी को तय करना है, अगर वो इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को फेस नहीं मानेंगे। हालांकि मैंने जो उनके वक्तव्य देखे अलग अलग जगह पे, उसमें उन्होंने एक तरीके से रिकंसाइल कर लिया है कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, अब उनकी बाकी चीजें जो हैं शायद वो उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चाहते हैं, जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बना देना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री तक जाना पड़ेगा? क्या वो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री के बारे में हर दिन 23 तारीख तक जो उनकी कई मीटिंग्स हैं, अब हर मीटिंग्स में उनके स्वर वही होने वाले हैं कि कमाल के मुख्यमंत्री हैं,
डिलीवरी कमाल की है और इस गति को आगे बना के रखना है। जो प्रधानमंत्री इस लाइन पे बात कर रहा हो, क्या वो नीतीश कुमार को इस बात के लिए डिक्टेट कर सकता है कि आप फला बातें इनकी मान लो, या फिर अपनी बीजेपी में अपने अध्यक्ष को कह सकता है कि एक अलाई आपका है जो ट्रस्टेड है, इसके कहने पे ये बात होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे तो हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन होगा क्या? प्रधानमंत्री ये माइक्रो मैनेजमेंट में पड़ेंगे क्या? क्या रामविलास पासवान उनके इतने ट्रस्टेड अलाई हो सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री आगे बढ़कर ये बात कहें और जेडीयू को ये कुछ बातें मनवाने के लिए मजबूर करें? तो बात दो चीजें अब क्लियर है कि या तो कुछ डिमांड्स इनकी मान ली जाए जिसके आधार पे ये रहे, या फिर एलजेपी को यह तय करना पड़ेगा कि अगर बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से वो एनडीए में नहीं है तो उन्हें एनडीए से बाहर जाना पड़ेगा। अब दो ही रास्ते दिखते हैं जो सामने राजनीति में जो सामने सामने दिखाई देता है, और अब चूंकि राजनीति बहुत आगे तक चली गई है उसमें अब जो जो दिख रहा है वो सामने यही दिख रहा है सरफेस पे। वो तो स्पष्ट कर भी दिया गया। जो 7 तारीख की दिल्ली में बैठक हुई और वो राज्य के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, उस बैठक में 143 सीटों पर लड़ने का जो इरादा था वो उन विधायक ने जो बैठक में मौजूद थे बाहर आकर के बाकायदा बयान दिया उसका। तो यानी कि एक तस्वीर उस दिन सामने रख दी गई। अब उस तस्वीर पर मोहर लगना एलजेपी के नेतृत्व का बाकी है। उसके पहले ये बात सामने आई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सुकेश, क्या ये हालात हो गए हैं चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश के साथ चिराग पासवान नहीं जाएंगे? क्या ये स्थिति बन गई? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए 143 सीटों पे लड़ेंगे, ये जिस पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था, जो जिसको वो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड कहते हैं, जिसमें चिराग पासवान को बुलाया गया और चिराग पासवान सम्मिलित हुए। देखिए चिराग पासवान, रामविलास पासवान एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, वो उसके मुखिया हैं। इसकी इन बैठकों के 2 निहितार्थ होते हैं। एक शॉक ऑब्जर्वर का भी काम होता है कि बहुत डिमांड है, बहुत लोग टिकट चाहते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में टिकट चाहते हैं। अब 42 सीटें नहीं मिल सकती उनको जो पिछली बार वो लड़े थे, दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड। तो जहां वो लड़े थे चुनाव, वहां के लोग तैयारी में होंगे। तो वो शॉक ऑब्जर्वर इस तरीके से होता है राजनीति में कि हमने बहुत डिमांड की, हमने बीजेपी के सामने बहुत दबाव बनाया, लेकिन अब गठबंधन की मजबूरी ऐसी है, हमें इस गठबंधन में रहना है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी और जेडीयू और हमारा गठबंधन है, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। तो एक तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, इसलिए भी जरूरी होता है। दूसरा, अपनी सिंबल, अपना झंडा वो भी बुलंद रहे और हम इसी बहाने अधिक से अधिक बार्गेन कर सकें। ये पॉलिटिक्स में कोई नई बात नहीं है, ये नीतीश कुमार अभी भी कर रहे हैं। आज की तारीख में जबकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, 17 सीटों पे दोनों लोकसभा के चुनाव में लड़े थे, वो आज की तारीख में जेडीयू अपर हैंड समझती है कि हमारा है, क्योंकि हमारे विधायक ज़्यादा हैं, हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो हम ज़्यादा सीटें मांगेंगे। तो ये बड़ा नेचुरल सा डिमांड है कि हमें अधिक सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि जो आज की तारीख में जो उनका नेचुरल मतलब जो रास्ता होना चाहिए उनके लिए, वो एनडीए के साथ का होना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ वो खड़े रहे हैं, जिस तरीके से वो आज तक तारीफ करते रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं है कि वो प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए ये मैं बार बार कहता हूं और इस बात को अपने शुरुआती वक्तव्य में आपने भी कहा कि ये यूपीए की सरकार नहीं है कि जहां आप यहां केंद्र में मंत्री हैं और अपने एक एलाई के खिलाफ स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारा गठबंधन यहां नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि इसकी इजाजत इस गठबंधन में मिलने वाली है। उन्हें या तो एनडीए से बाहर आकर वहां चुनाव लड़ना पड़ेगा, इस बात की इजाजत शायद उन्हें ना मिले। जितना मैं एनडीए को, जितना मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा एंड जो पूरी शीर्ष नेतृत्व है, जितना मैं समझता हूं आज की तारीख में इस बात की इजाजत, इतना लचीलापन, और इसको लचीलापन नहीं कहते हैं, इसको अपनी हनक कहते हैं, अपना खम ठोक के अपनी राजनीति करना कहते हैं कि यहां तो हम आपके साथ हैं लेकिन वहां हम जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इसकी इजाजत बीजेपी उनको देगी। तो 2 ही रास्ते होंगे कि या फिर आप नरेंद्र मोदी के नाम पे, भले नीतीश कुमार आपको सुहाते नहीं हो, बहुत ज्यादा, बहुत पसंद नहीं हो आपके ज्यादा, तो अपनी जो एक मिनिमम डिमांड होती है उसको किस तरीके से हम मीट कर सकते हैं
उस तरीके से गठबंधन में रह जाएं और नरेंद्र मोदी के नाम पे कहें कि नरेंद्र मोदी चूंकि दिशा दिखाने वाले हैं इसलिए हम इस गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे, हम यहां रहेंगे और रहकर अंदर इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये एक रास्ता एलजेपी के लिए मुझे दिखाई देता है कि ये भी है। ललन जी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो कि ललन जी को बयान अब टीवी में किसके लिए, छपना अब है? किसके लिए बोल रहे थे, किसके लिए नहीं बोल रहे थे? आप एक शेर है कि मुंह से कहता है सफीने को खुदा हाफिज भी, मुंह से कहता है सफीने को खुदा हाफिज भी और तूफान को भी करता है इशारा कोई। राजनीति में ये दोनों बातें होती है कि दो अध्यक्ष आपस में बात कर रहे हैं, हमने कहा भाई हम तो बयान देते भी नहीं और हमने मना कर दिया है, आपको बयान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बयानबाजी हो चुकी है वो काफी है। तो उन्होंने उस तरीके से अनइम्पॉर्टेंट कि इस पे बयान देने की जरूरत नहीं है, शायद ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि बातचीत हो गई है, नड्डा से बातचीत हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हो गई, गठबंधन रहेगा और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसको एक नॉन सीरियस बयान समझते हुए हमको उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। जाहिर तौर पे जो दूसरी पार्टी होगी उसके पास जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा वो उसके पास जाएंगे, तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। अब प्रधानमंत्री के पाले में गेंद है और जो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री के पास दो तरीके हैं कि या तो वो इंटरवीन करें और उनका इंटरवेंशन काम आए, जो चिराग पासवान चाहते हैं कि प्रधानमंत्री करें चिट्ठी लिखने का, तो यही मतलब है। क्या प्रधानमंत्री ये करेंगे? क्या ये प्रधानमंत्री चिराग पासवान को, रामविलास पासवान को, जिनके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द उन्होंने कहे होंगे, तो क्या ओबलाइज करने के लिए तैयार होंगे कि अपने गठबंधन के मुखिया बिहार में जो है उनको वो फोर्स करें कि ये बातें मान लो? उनके पास रास्ता है, या तो वो फोर्स कर दें या फिर वो इनको समझा दें कि ऐसी स्थिति है, इस गठबंधन के साथ आपको रहना है। अब मानना चिराग पासवान को है, रामविलास पासवान को, हमें इस गठबंधन के साथ रहना है, हम लेसर पार्टनर बन के रह सकते हैं, या फिर हमें बाहर निकलना है। क्योंकि आज की तारीख में ऐसी कोई परिस्थिति बनते मतलब एक पॉलिटिकल स्टूडेंट, पॉलिटिकल मतलब डेवलपमेंट्स को कवर करने वाले स्टूडेंट के तौर पे मैं देख रहा हूं कि अब जो है जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो कहीं से टूटता हुआ दिख नहीं रहा है, और वो एक सीमेंटेड गठबंधन आज की तारीख में लग रहा है जिस तरीके से चीजें शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में एक अपने अलाई के लिए दूसरे अलाई पे इस तरीके से दबाव बनाएंगे प्रधानमंत्री, मुझे इसमें शक लगता है। एक अलाई के लिए दूसरे अलाई पर दबाव नहीं बनाएंगे, तो क्या दूसरे अलाई के लिए एक पहले अलाई पे बनाएंगे? अब ये प्रश्न प्रधानमंत्री के सामने है और वो प्रधानमंत्री को आंसर करना है। इसी बीच कल चिराग पासवान यानी कि 16 तारीख को अपने सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। मुद्दा वही रहेगा जो 7 सितंबर की बैठक में था कि भाई हमें करना क्या है बिहार में। उसी बाबत उन्होंने चिट्ठी भी प्रधानमंत्री को लिखी है और अब अपने सांसदों के साथ बैठकर, उनके 6 सांसद हैं जिसमें कि 6ठे वो खुद हैं, और उन्हें तय करना है कि आखिर हमें करना क्या है बिहार में। उनको समझाने, मनाने या फिर कन्विंस करने की जितनी भी कोशिशें हैं, ऐसा लगता नहीं है कि अभी किसी स्तर पर वो सफल हो पाई हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं वो तो यही कहते हैं। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे जाने के बाद क्या ये हम फाइनल एक्ट में जो पूरा सियासी ड्रामा है उसमें हम पहुंच चुके हैं। नजरें हमारी इस पर बनी रहेंगी। आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।